आप कल्पना कीजिए, एक देश की स्पेशल फोर्सेस रात के अंधेरे में दूसरे देश की राजधानी में उतरती हैं और वो वहाँ के राष्ट्रपति भवन में घुसती हैं और देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश ले जाती हैं। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, ये सच में हुआ है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी घटना है जिसने यूं कहिए कि पूरी दुनिया के नियमों की किताब को एक तरह से फाड़कर फेंक दिया है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक भूचाल जैसा है। आज हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की इसी गिरफ्तारी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जानकारी है जी। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस एक घटना के मायने क्या हैं। सही बात है। मतलब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बारे में क्या कहता है, और सबसे जरूरी इसका असर क्या होगा। हम ये भी देखेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है और खुद वेनेजुएला के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, जहाँ के लोग इस पूरी घटना के केंद्र में। ये कहानी एक आदमी की गिरफ्तारी से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है संप्रभुता की, ताकत की और वैश्विक नियमों के भविष्य की। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब हुआ कब? ये हुआ 3 जनवरी 2026 की सुबह, मतलब बिल्कुल सुबह के शुरुआती घंटों में। और जगह थी वेनेजुएला की राजधानी कराकस। अमेरिकी सैन्य बलों ने एक बहुत ही सटीक और तेज ऑपरेशन किया। हाँ, और सूत्रों के मुताबिक एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब अमेरिकी सैनिक राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए तो मादुरो नाश्ता कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने सैनिकों से पूछा कि आपके पास वारंट है। अब आप सोचिए, ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये इस घटना के पूरे टकराव को दिखाता है। एक तरफ एक देश का मुखिया जो अपने अधिकार की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ एक सैन्य बल जो किसी और के आदेश पर काम कर रहा है। जाहिर है उनके पास वेनेजुएला का वारंट तो नहीं था। इसी ऑपरेशन में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेज को गिरफ्तार कर लिया गया। जी। लेकिन असली मोड़ इसके बाद आया। उन्हें वेनेजुएला की किसी जेल में नहीं रखा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें सीधे एक सैन्य विमान से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया। और ये कदम इस मामले को एक क्षेत्रीय विवाद से उठाकर एक वैश्विक संकट बना देता है। बिल्कुल। जैसे ही वो अमेरिकी जमीन पर उतरे, वो एक राष्ट्रपति नहीं रहे, वो एक आरोपी बन गए। न्यूयॉर्क में उन्हें हिरासत में लेकर सीधे अदालत में पेश किया गया। और अदालत में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिली। हाँ, अमेरिका का कहना है कि ये नशीली दवाओं की तस्करी, ड्रग टेररिज्म और अवैध हथियारों से जुड़े गंभीर आरोपों के तहत की गई एक कानूनी कार्रवाई है। जबकि मादुरो ने अदालत में चिल्लाकर कहा कि मेरा अपहरण किया गया है। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया और जोर दिया कि वो वेनेजुएला के चुने हुए और वैध राष्ट्रपति हैं। तो एक तरफ न्याय का दावा है और दूसरी तरफ अपहरण का आरोप। हाँ। यहीं पर मुझे एक बात समझनी है। अमेरिका इसे कानूनी कार्रवाई कह रहा है, सैन्य हमला नहीं। इन 2 शब्दों में क्या फर्क है और अमेरिका इस फर्क पर इतना जोर क्यों दे रहा है? देखिए, ये इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और सबसे विवादित पहलू है। अगर अमेरिका इसे सैन्य हमला या एक्ट ऑफ वॉर मानता तो उस पर जिनेवा कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियम लागू हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एक्शन या कानूनी कार्रवाई कहकर वो इसे एक अलग ही रंग दे रहा है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला देश पर हमला नहीं कर रहे, हम तो बस एक अपराधी को पकड़ रहे हैं जो इत्तेफाक से उस देश का राष्ट्रपति है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। अमेरिका यहाँ शायद अपने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये क्या होता है? फॉरेन नारकोटिक्स किंगपिन एक्ट सरकार को ये अधिकार देते हैं कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सके जिनसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। खासकर ड्रग्स के मामले में। जी, खासकर ड्रग्स के मामले में। इसी कानूनी दांवपेंच के सहारे वे इसे सैन्य हमला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन क्या ये कानूनी तर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? क्या कोई भी देश ये तय कर सकता है कि दूसरे देश का नेता उसके लिए अपराधी है और उसे जाकर पकड़ लाए? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो पूरा ढांचा है वो राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत पर टिका है। आसान भाषा में समझें तो हर देश अपने घर का मालिक है। कोई दूसरा देश बिना उसकी इजाजत के उसके घर में घुसकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और अमेरिका की इस कार्रवाई ने तो उस सिद्धांत की नींव पर ही सीधा हमला कर दिया। बिल्कुल। और इसीलिए जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।
और जैसा मैं देख रही हूँ, ज्यादातर प्रतिक्रियाएं अमेरिका के इस कदम के सख्त खिलाफ हैं। शुरुआत संयुक्त राष्ट्र से ही हुई। हाँ, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जो बयान दिया वो बहुत अहम था। उन्होंने सिर्फ चिंता नहीं जताई, उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। खतरनाक मिसाल? जी, उनके शब्दों में एक छिपी हुई चेतावनी थी। खतरनाक मिसाल का मतलब तो यही हुआ कि अगर आज अमेरिका ऐसा कर सकता है तो कल कोई भी ताकतवर देश किसी भी छोटे देश के नेता को इसी तरह गिरफ्तार कर सकता है। ठीक यही बात। इससे तो एक तरह का जंगल राज शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां किसी भी देश का प्रमुख सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लेकिन आप चीन की प्रतिक्रिया देखिए, वो तो और भी ज्यादा सख्त थी। हाँ, उन्होंने तो सीधे तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की। लेकिन क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात है, या चीन को ये भी डर है कि अगर आज अमेरिका वेनेजुएला में ऐसा कर सकता है तो कल वो चीन के किसी सहयोगी देश के साथ भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चीन की प्रतिक्रिया सिर्फ वेनेजुएला को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके अपने हस्तक्षेप न करने वाले सिद्धांत को बचाने की लड़ाई है। अच्छा? वो ताइवान, हांगकांग या अपने आंतरिक मामलों के संदर्भ में एक ऐसी मिसाल कायम नहीं होने देना चाहते जहां कोई दूसरा देश उनके घर में दखल दे सके। तो मतलब उनकी प्रतिक्रिया में वेनेजुएला से ज्यादा खुद चीन का हित छिपा है? काफी हद तक। और क्यूबा का रिएक्शन तो अपेक्षित था। हाँ, उन्होंने इसे आपराधिक हमला कहा है। ये लैटिन अमेरिका में अमेरिका की पुरानी दखलंदाजी की याद दिलाता है। बिल्कुल, क्यूबा के लिए ये अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों की वापसी जैसा है। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया यूरोपीय देशों की है, जैसे जर्मनी और फ्रांस की। हाँ, लेकिन संदेश साफ था। उन्होंने संप्रभुता के सम्मान और बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया। इसका सीधा मतलब है कि वो भी अमेरिका के इस एक तरफा एक्शन के साथ नहीं है। हाँ, और शायद ये डर सिर्फ छोटे देशों में नहीं होगा। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका अपने नियमों को इस तरह लागू कर सकता है तो कल उनकी कंपनियों या नागरिकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। सही बात है, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था के आधार को ही चुनौती देता है। हाँ, कुछ अमेरिकी समर्थक समूह जरूर इसे न्याय की जीत बता रहे हैं और मादुरो के मानवाधिकार रिकॉर्ड्स का हवाला दे रहे हैं। जी। लेकिन जब बात देशों की आधिकारिक प्रतिक्रिया की आती है तो लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी दिख रही है और अमेरिका दूसरी तरफ। तो एक तरफ तो पूरी दुनिया इस पर अपनी राय दे रही है, लेकिन जिस देश की जमीन पर ये सब हो रहा है वहां के लोगों का क्या? उनके लिए तो ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं बल्कि उनकी अपनी रोजमर्रा की हकीकत है। काराकस की सड़कों पर क्या हो रहा है? वेनेजुएला के अंदर के हालात बहुत ज्यादा जटिल और विस्फोटक हैं। जैसे ही खबर फैली, देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अच्छा। और जो सरकार बची है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जानकारी बाहर ना जाए। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है और कई पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया है। ये तो बहुत अजीब बात है। मादुरो के विरोधी जो सालों से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हीं के अपहरण के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, ये तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुआ है। ये इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। अमेरिका ने शायद ये सोचा था कि काराकस की सड़कों पर उनका स्वागत होगा, लोग जश्न मनाएंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। ठीक उल्टा। वेनेजुएला के बड़े बड़े विपक्षी नेता जो मादुरो को तानाशाह कहते थे, आज अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन रास्ते से हट गया। क्योंकि वेनेजुएला के लोगों के लिए अब ये हमारा बुरा नेता बना तुम्हारा अच्छा नेता की लड़ाई नहीं रही। तो ये क्या बन गई है? ये हमारा देश बनाम तुम्हारा दखल की लड़ाई बन गई है। राष्ट्रवाद एक बहुत मजबूत भावना है। विपक्षी नेताओं को भी पता है कि अगर वे इस अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करते हैं तो वे जनता की नजर में हमेशा के लिए बाहरी ताकत के एजेंट और गद्दार बन जाएंगे। उन्हें अपनी राजनीति भी तो बचानी है। बिल्कुल। मतलब अमेरिका ने मादुरो को एक अपराधी बनाने की कोशिश की और अनजाने में उन्हें वेनेजुएला की संप्रभुता का प्रतीक बना दिया। कम से कम कुछ लोगों की नजर में तो जरूर। काफी हद तक यही हुआ है। हालांकि कुछ छोटे विपक्षी समूह हैं जो इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं, लेकिन देश के अंदर का जो आम माहौल है वो अमेरिकी दखलंदाजी के खिलाफ गुस्से और अपमान का है। तो अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं है। ये घटना कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करती है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। तो फिर राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत का भविष्य क्या है? क्या अब ये सिर्फ कागज पर लिखा एक नियम बनकर रह जाएगा जिसे कोई भी ताकतवर देश जब चाहे तोड़ सकता है? यही असली चिंता है।
ये घटना भविष्य के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करती है जो कई छोटे और मध्यम आकार के देशों को डराएगी। वो सोच रहे होंगे कि अगर वेनेजुएला के साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ क्यों नहीं। इससे एक अविश्वास का माहौल बनेगा। और इसका असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं, इसका असर पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। लैटिन अमेरिका में तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा है ही, अमेरिका विरोधी भावनाएं और मजबूत होंगे। और बाकी दुनिया में इसका असर उन सभी जगहों पर दिखेगा जहां बड़े और छोटे देशों के बीच तनाव है। ये एक तरह से ताकत की राजनीति को खुली छूट देने जैसा है। तो हमने देखा कि कैसे अमेरिकी सैन्य बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कराकस से गिरफ्तार किया, उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत में आरोपी बनाकर पेश किया, और कैसे इस एक घटना ने पूरी दुनिया की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। हमने ये भी समझा कि ज्यादातर देश और यूएन जैसी संस्थाएं क्यों ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और एक खतरनाक मिसाल मान रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात कि कैसे वेनेजुएला के अंदर मादुरो के विरोधी भी इस कार्रवाई को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमले की तरह देख रहे हैं। जी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मौलिक और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। और वो सवाल शायद ये है, जब एक शक्तिशाली देश के अपने बनाए कानून और दुनिया के बनाए नियमों के बीच टकराव होता है तो जीत किसकी होती है? और क्या ताकत ही ये तय करने का आखिरी हक रखती है कि सही क्या है और गलत क्या?